हाँ प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे अपने जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, यानी कि जनरल रूल्स। आज हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो बड़े ख़ास तौर से ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो ये जो वीडियो है, जिसमें हमने पहला जो पार्ट था वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर बनाया था, जिसमें ये समझाया था कि किस तरीके से आप आसानी से एक स्टेटमेंट को समझ पाएंगे कि एक्टिव का है और पैसिव का है, और किस तरीके से आपको एक एक्टिव से उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। अब आते हैं हम कुछ जनरल रूल्स पर। वो जनरल रूल्स आपके लिए बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, बड़े आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। तो देखिएगा, मेरा टॉपिक है आज का वॉइस, और वॉइस में हम पढ़ रहे हैं जनरल रूल्स। तो देखिएगा, हमारा आज का पहला रूल जो है वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो देखिएगा, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान है, सिंपल है। देखिएगा, हम जब एक्टिव और पैसिव जब एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं, जब हम वॉइस बदलते हैं, तो हमारा जो मेन फोकस है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर होता है। तो याद रखना कि जब हम सब्जेक्ट को एजेंट के स्थान पर पहुंचाते हैं बाई के साथ, और ऑब्जेक्ट को जब यहाँ लेके आते हैं, तो कुछ चेंजेस होते हैं, थोड़ी थोड़ी तब्दीली होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 जो हमें याद रखना है वो ये है कि नाउन्स जो हैं, जितने भी नाउन्स होंगे, जैसे यहाँ अगर नाउन्स हैं या नाउन फ्रेजेस हैं, नाउन्स हैं या नाउन फ्रेजेस हैं, वो अनचेंज रहते हैं। मतलब वो नहीं बदलते हैं, अनचेंज रहते हैं। आप चाहे किसी नाउन को यहाँ से यहाँ पहुँचा दो, चाहे किसी नाउन को यहाँ से यहाँ ले आओ, चाहे किसी नाउन फ्रेज को यहाँ से यहाँ ले आओ, या चाहे किसी नाउन फ्रेज को यहाँ से यहाँ ले आओ, ये अपरिवर्तित रहेंगे, जैसे कि तैसे उठ करके आ जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे सोहन एक पर्सन का नाम है, और नाम हमेशा संज्ञा होती है। सोहन सॉ दीप्ति इन द मार्केट। इन द मार्केट, ये सिंपल सा एक एक्टिव है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है किसी स्टेटमेंट में, तो वो एक्टिव स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं कि अपन इसको किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए, वर्ब से पहले ये तो है हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं। दीप्ति को हम यहाँ ले आते हैं, ये आ गई दीप्ति, और दीप्ति के बाद इस वर्ब के 2 टुकड़े करते हैं, तो वर्ब सेकंड को हम बी में लगाएंगे। बी में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, वॉज, और सॉ की थर्ड फॉर्म हो गई सीन। अब इन द मार्केट एक स्थान है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। तो अब देखिए, हम लास्ट में लिखेंगे कि ये सोहन को हम जब एजेंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा बाई सोहन इन द मार्केट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने जब स्टेटमेंट बदला है, यानी कि हमने जब वॉइस कन्वर्ट किया है, तो हमने इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से रिप्लेस किए हैं, तो नाउन होने की वजह से हमने इनमें कोई परिवर्तन नहीं किए। तो हमारा जनरल रूल पहला जो है वो क्लियर होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब हम एक दूसरे से चेंज करते हैं, तो नाउन और नाउन फ्रेजेस हों तो वो अनचेंज रहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसी पर था कि नाउन और नाउन फ्रेजेस थे तो बिल्कुल अनचेंज्ड थे। अब मैं आपको नाउन फ्रेज का एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि ये नाउन का ही था। अब मैं नाउन फ्रेज का देता हूँ, जैसे कि अ वेरी लिटिल चाइल्ड एट या ईट्स वेरी लिटिल फूड। अब देखिए, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब देखिएगा, ये एक नाउन तो है नहीं, ये बहुत बड़ा फ्रेज है। एक बहुत ही छोटा बच्चा, ये पूरा की पूरा एक फ्रेज है। बहुत कम भोजन, देखो यहाँ पर चाइल्ड से पहले लिटिल लग रहा है, तो यहाँ पर इसका अर्थ आ रहा है छोटा, कम नहीं छोटा। और यहाँ पर जब भोजन से पहले लिटिल लग रहा है तो छोटा भोजन नहीं होता, भोजन कम होता है। तो अर्थ करेंगे कि एक बहुत छोटा बच्चा बहुत कम भोजन खाता है। सिंपल सी बात है। ईट्स यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, तो ये एक्टिव स्टेटमेंट है। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो
तो हम ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे कि वेरी लिटिल फूड, वेरी लिटिल फूड, क्लियर। अब इसकी हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वर्ब फर्स्ट को जब बी में लगाएंगे तो इज एम आर हो जाएगा, और फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए इज आएगा। ईट की थर्ड फॉर्म हमारी ईटन होगी, और वेरी लिटिल फूड इज ईटन। अब हम अ वेरी लिटिल चाइल्ड को एजेंट बनाएंगे तो बाय लगाएंगे, और अ वेरी लिटिल चाइल्ड, अ वेरी लिटिल चाइल्ड। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं कि हमने एक्टिव से किस तरीके से एक सिंपल वे में पैसिव बनाया, जहां पर हमारे नाउन्स थे और नाउन्स बिल्कुल अनचेंज्ड थे, इनमें हमने कोई बदलाव नहीं किए। अब इसमें ये जनरल रूल पहला जो था आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसमें एक छोटा सा एक नोट है, एक हल्की सी चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं डियर फ्रेंड्स, जो मैं नाउन्स आपको बताने वाला हूं। अगर आपको ये वर्ब का कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा हो तो इसके लिए आपको हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की जो वीडियो है, पहली वीडियो जो मैंने वॉइस की डाली थी, उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा कि मैं जब वॉइस कन्वर्जन के समय पर वर्ब कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो कैसे कर रहा हूँ। अब इसमें जो पॉइंट हमें याद रखना है वो पॉइंट ये है कि जब हम नाउन्स कन्वर्ट करेंगे तो अगर नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में पीपल, पुलिस, पीपल, पुलिस, या ऐसा कोई डेफिनेट नाउन होगा जो ज़्यादातर पीपल और पुलिस पर ही होता है, जो कि सिंपली उस काम को ही करता है, जो कि पूरी तरह से उसी काम को करने में रुचि रखता है। जैसे कि पीपल का कोई काम हो जो पर्सनली वो करते हैं या पब्लिकली वो करते हैं, और पुलिस की बात हो जैसे अरेस्ट करने का काम होगा वो पुलिस ही करेगी, तो उसमें हमें इस पुलिस को रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो हम वहाँ पुलिस को हटा देते हैं। तो याद रखना, जैसे कि रोड मेकर्स रोड बना रहे हैं तो रोड बनाने का काम रोड मेकर्स ही करेंगे। जैसे कि मजदूर मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी करने का काम मजदूरी करेंगे, तो लेबर को दिखाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ डेफिनेट सब्जेक्ट है, निश्चित सब्जेक्ट है, उनको आपको नाउन में भी हो तो हटाने पड़ेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स सुन के दे रहा हूँ, तो देखिएगा मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूँ जिससे मुझे एग्जांपल्स लिखने के लिए सुविधा रहेगी। देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा कि पुलिस पनिश क्रिमिनल्स। अब इस एग्जाम्पल में आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये सिंपल सा काम है कि पुलिस जो है दंड देती है अपराधियों को, ठीक है। पुलिस एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसकी वजह से मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, इसमें ऐसे नहीं लगाया, और क्रिमिनल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने यह क्रिमिनल्स लिया, नाउन है, इसको सेम टू सेम लिया, और ये वर्ब फर्स्ट है तो हमने बी में लगाई, तो क्रिमिनल्स प्लूरल है तो बी में लगाई, तो फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर होते हैं, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ आर आ गया। पनिश की थर्ड फॉर्म मैंने लगाई, इसमें पनिश्ड हो गया। अब मुझे यहाँ बाई पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है कि क्रिमिनल्स आर पनिश्ड, क्लियर है। अपराधियों को दंड हम नहीं दे सकते, अपराधियों को कानून दंड देता है, और कानून में कौन आता है, पुलिस आती है, ठीक है ना। अब जैसे एक सिंपल से एग्जांपल है कि द जज announced a sentence कि जज ने घोषणा की एक किसकी, दंड की। सेंटेंस एक दंड होता है, तो देखो सेंटेंस जब जैसे अगर ये लीगल वर्ड में देखें तो सेंटेंस का अर्थ वाक्य नहीं होता, ये एक दंड होता है, और जज ने अनाउंस किया, घोषणा कर दी, क्या, एक दंड की। वैसे एक वर्ड जो है प्रोनाउंस आना चाहिए इसके लिए, PRONOUNCE, प्रोनाउंस, ठीक है ना। प्रोनाउंस की सेकंड फॉर्म प्रोनाउंस्ड अ सेंटेंस। अब देखिए इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो आपको पता है कि जज यहाँ पर एक पर्टिकुलर जज है, एक निश्चित जज बन गया, तो यहाँ पर जज से पहले क्या लग गया, आर्टिकल द। इसी वजह से सॉरी, इसी वजह से जज से पहले द आर्टिकल लगने से वजह से जज निश्चित हो गया, यहां पर हमें जज को दिखाना पड़ेगा। तो देखो, अ सेंटेंस वॉज प्रोनाउंस्ड बाय द जज, और अगर ऐसे आता ए जज, अ जज, तो मतलब कोई भी जज उस काम को कर सकता है, तो ये निश्चित हो गया कि जज ही करेगा किसी काम को, तो वहां पर हमें जज को दिखाने की जरूरत नहीं थी। जैसे एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे पीपल
वर्शिप गॉड, लोग भगवान की पूजा करते हैं। सिंपल है। अब आपको पता है कि लोग ही भगवान की पूजा करेंगे और तो कोई करेगा नहीं, तो आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे गॉड इज वर्शिप्ड। आपको इसमें बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कुछ डेफिनेट सब्जेक्ट होंगे, वो आपको पता लग जाएगा अपने आप कि हाँ ये काम तो वास्तव में यही लोग करते हैं, ये निश्चित नहीं होंगे। अगर यहाँ आर्टिकल द लगा दे, द पीपल, और फिर आ जाए कुछ जैसे कि द पीपल बीट दैट थीफ बैडली, कि लोगों ने उस चोर को बड़े बुरी तरीके से पीटा। तो देखो जो लोग हैं, अब आपको कैसे पता लगेगा ये वर्ब फर्स्ट है या वर्ब सेकंड है? दरअसल ये बीट दोनों होती है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऐसे ही इस लगने का कोई चांस ही नहीं है। तो पता ऐसे लगेगा डियर फ्रेंड्स, तो पता ऐसे लगेगा डियर फ्रेंड्स, देखिए द पीपल जो है ये आपका सब्जेक्ट है और पीपल से पहले आर्टिकल द आ गया, तो यहाँ पर हमें से एजेंट के रूप में दिखाना जरूरी पड़ गया। और थीफ, चोर, दैट थीफ, आपका दैट थीफ मतलब उस चोर से अपने आप पता लग गया कि टेंस जो है वो प्रेजेंट का नहीं हो सकता, पास्ट का ही होगा। तो आप इसको बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे दैट थीफ वॉज, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन बाय द पीपल बैडली, और एडवर्ब ऑफ मैनर है तो हम उसको पहले ले सकते हैं बैडली बाय द पीपल। अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम होता तो हम उसको लास्ट में भी ले सकते थे। तो ये हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट है। आपको यहाँ द पीपल लिखना जरूरी है क्योंकि ये पीपल कॉमन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर नाउन बन गया, एक इंडिविजुअल नाउन बन गया, तो इसलिए आपको यहाँ पर द लगाने की जरूरत है। मैं आप ये इसको एजेंट के रूप में दिखाने की जरूरत है। तो मैं और भी आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देखिए जैसे कि कॉबलर्स या अ कॉबलर, COBBLER, अ कॉबलर मेक्स शूज, मोची जूते बनाता है। तो बताओ जूते बनाने का काम कॉबलर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पैसिव बनाना है तो शूज आर मेड, शूज बनाए जाते हैं। अब ये यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा जूते बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, फैक्ट्री बनाता है, मजदूर बनाता है। तो यहाँ पर आपको एक कॉबलर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप देखो इस सेंटेंस को अधूरा सा पाओगे जैसे आप कर दोगे कि शूज आर मेड, बस जूते बनाए जाते हैं। अब आप अजीब सा फील करोगे कि ये सेंटेंस अधूरा है, लेकिन अगर जैसे ही आप इसको बनाओगे बाय ए कॉबलर, कि एक मोची के द्वारा ही जूते बनाए जाते हैं, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये लिखा वॉशरमैन, कपड़े धोने वाले, वॉशरमैन वॉश क्लॉथ्स एट अ वार्फ। वार्फ यानी होती है घाट, पानी का जो घाट होता है, नदी का जो घाट होता है उस पर, कि धोबी जो है वो कपड़ों को घाट पर धोते हैं। तो अब अगर हम इस सेंटेंस को बनाते हैं तो देखिए क्लॉथ्स आर वॉश्ड एट ए वार्फ। अब इसमें आपको यहाँ पर जरूरत ही नहीं है क्योंकि घाट पर कपड़े धोने का काम सिर्फ धोबी ही करेंगे, ये क्लियर है। तो आपको यहाँ पर ये वॉशरमैन लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आप कि वॉशरमैन घाट पर कपड़े धोते हैं। अब इसका पैसिव देखिए कि घाट पर कपड़े धोए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वॉशरमैन लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक अपने आप एक फीलिंग आ जाती है। वैसे ज़्यादातर जितने भी आज तक की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थी उसमें जितने भी सवाल आए हैं वो पीपल और पुलिस के ही आए हैं। मैंने वो दोनों आपको अच्छे से समझा दिए हैं, बाकी के औरों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ सेंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम जब स्टेटमेंट बोलते हैं कि चाय बन रही है तो हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि चाय कौन बना रहा है। ठीक उसी तरीके से आपको ये पहचानना पड़ेगा कि अब यहाँ बोले जूते बनाए जाते हैं, तो जूते ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन बनाता है, ये कौन बनाता है। तो आप यहाँ पर मोची दिखाएं तो ठीक है, और अगर नहीं भी दिखाएं तो भी ठीक है, लेकिन आपको यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीशन का भाव आएगा कि हाँ यार एक कॉबलर लिखने पर ही सेंटेंस ऐसे पूरा सा लगता है। अब बात करते हैं हम हमारे जनरल रूल का जो जनरल रूल का जो पहला रूल था वो एक बार रिपीट करता हूँ। वो क्या था कि जो नाउन्स होते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस किए जाते हैं
तो वहाँ उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन फिर मैंने कुछ बताया आपको कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एजेंट के रूप में नहीं रिप्रेजेंट होते हैं। तो अब आते हैं हम हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कुछ जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस, जब हम प्रोनाउंस को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं तो उनमें चेंजेस हो जाते हैं, चेंजेस, या प्रोनाउन जो है प्रोनाउन चेंज होता है। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होता है कि देखो केवल 7 ही प्रोनाउंस हैं जो चेंज होते हैं और 7 में से भी केवल 5 चेंज होते हैं और बाकी के चेंज नहीं होते हैं। देखिए चेंज होने वाले प्रोनाउंस हैं आई, वी, दे, ही और शी। बाकी के यू और इट भी होते हैं लेकिन ये चेंज नहीं होते हैं। आप इनको बिल्कुल टेंशन, बिना टेंशन के पढ़िए। देखिए आई जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, वो कहीं भी आ जाए, लेकिन जब इसे एजेंट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप पाओगे तो आप उसे पाओगे मी में। ऐसी एजेंट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर वी को हम अस में देखेंगे, ऐसी एजेंट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर दे को हम दैम में देखेंगे, ही को हम हिम में देखेंगे, शी को हम हर में देखेंगे, और यू और इट दोनों अनचेंज रहते हैं। यू ही रहता है और इट ही रहता है, तो इनमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रोनाउन कोई भी हो नहीं बदलते हैं, सेम टू सेम रहते हैं। प्रोनाउंस तो बहुत तरीके के होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आपके कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं होते, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होते, सिर्फ आपके यही प्रोनाउंस हैं जो चेंज होते हैं, वो 5 है। अगर आई आप इधर देखते हो तो उधर उसे मी कर देना, अगर आप उधर मी देखते हो तो इधर आई कर देना, आप वी देखते हो तो अस कर देना, अस देखते हो तो वी कर देना, दे देखते हो तो दैम कर देना, दैम को दे कर देना, ही को हिम, हिम को ही, शी को हर को शी। बस ऐसे आपको कुछ तब्दीली करनी पड़ती है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। देखिए जैसे शी मेट हिम यस्टरडे, कि वह उससे कल मिली, सिंपल से एग्जाम्पल है। देखिए वह उससे कल मिली, तो शी यहाँ सब्जेक्ट है, मेट यहाँ वर्ब है और हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको जब तब्दील करते हैं तो हिम को इधर लेके आएंगे तो वो ही हो जाएगा, और सेकंड फॉर्म होने की वजह से मैं इसके 2 टुकड़े करूंगा तो बी में सेकंड लगाया तो वॉज हो जाएगा। मेट की थर्ड फॉर्म मेट ही होती है, और बाई हर मुझे जब शी को इधर ले जाना है तो हर हो जाएगा, और यस्टरडे। इसके अलावा देखा आपने कि कोई चेंज हुआ नहीं, केवल प्रोनाउंस ही चेंज हुए, और वो भी शी और हिम। अगर मैं बात करूं और बचे हुए जो 2 प्रोनाउंस हमने लिखे थे कि वो चेंज नहीं होते, यू और इट, उनको देखें। यू अब्यूज्ड मी, यू अब्यूज्ड मी यस्टरडे, तुमने मुझे कल गाली दी, ये है सिंपल सा। देखिए अब्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब देखिए मी को जब हम यहां लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। सेकंड फॉर्म को जब बी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज। फिर अब्यूज्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अब्यूज्ड। अब हम जब यू को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा बताओ, कोई चेंज नहीं होगा, वो की वही रहेगा, क्या बाय यू, और फिर आ जाएगा आपका यस्टरडे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो अभी तक आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एक दूसरे से रिप्लेस करने में क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन प्रोनाउन में हमारे 5 प्रोनाउंस ऐसे हैं जो बदल जाते हैं और कुछ नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं आपकी अगली चीज की, कि कुछ आपको प्रोनाउंस ऐसे हैं जो अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वो बिल्कुल ही हट जाते हैं, यानी कि एजेंट के रूप में नहीं दर्शाए जाते। देखिए वो प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। एक तो वन है। अब वन जिन जिन के अंत में जुड़ा रहेगा, जैसे समवन, नो वन, एनीवन और एवरीवन। इसके अलावा है, इसके अलावा जो है आपकी वो है समबडी, नोबडी, एनीबडी और एवरीबडी। एवरीबडी, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं वो है सम का हो गया, समबडी, अच्छा उधर ये हो गया समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, और एक है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। इसके अलावा है हमारा नन।
याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि भाई इनमें क्या क्या चेंजेस की बात करें, तो देखो ये जब हम सब्जेक्ट, जब एक्टिव में सब्जेक्ट देखो आप, तो उन्हें पैसिव में एजेंट के रूप में रिप्रेजेंट मत करना। कभी कभी तो दे और यू को भी हटा देते हैं, जहां पर जरूरत ही नहीं है कि भाई ये काम यू ही करेंगे, ये काम दे ही करेंगे, ये काम वी ही करेंगे। जैसे कि वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो अब बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए, तो बड़े कौन के, हमारे, तो हमें जरूरत नहीं है वी को रिप्रेजेंट करने की एजेंट के रूप में, तो इनको भी हटा देते हैं। लेकिन आजकल क्या है, इनको दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉडर्न जो सेंटेंसेज आ रहे हैं अब की, जो एसएससी की एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कि आप जब भी इन सब्जेक्ट को देखो, वन, समवन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, समबडी, नो बडी, एनी एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नन, दे, यू, वी, तो आप इनको एजेंट के रूप में मत लिखना, इनको मत दिखाना। और कुछ चीज़ों पर ध्यान भी देना कि अगर आप नो वन, नो बडी, नथिंग और नन को हटाते हो, तो इनको हटा तो देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या सेंटेंस को नेगेटिव बना के रखते हैं। इनके नॉट को उठा करके हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव में जोड़ देना, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, वो एग्जांपल्स देखिए। जैसे कि समवन सेंड फॉर मी, किसी ने मुझे बुलवाया, समवन सेंड फॉर मी, तो ये एग्जाम्पल है। अब देखिए कि सेंड फॉर यानी तो बुलवाना, किसी ने मुझे बुलवाया, तो मी को अपन यहाँ लेके आएंगे तो आए, सेंड सेकंड फॉर्म है तो वॉज, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, बचा कौन, फोर। अब आप इसको बाई संबंध नहीं लिखेंगे, अगर आपने यहाँ बाई संबंध देख लिया या लिख दिया तो वो गलत होगा, जबकि एक ऑप्शन दिया हुआ होगा जिसमें बाई संबंध दिया हुआ होगा, आपको इसे एजेंट के रूप में नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा आई वॉज सेंट फॉर, मुझे बुलवाया गया। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, अनिश्चय है, पता ही नहीं है किसने बुलाया, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। एक है जैसे कि वन शुड सर्व वंस पेरेंट्स। अब आपको पता है कि वन जब सब्जेक्ट है तो आप उसको एजेंट के रूप में दिखाएंगे, ये वर्ब, ये मॉडल आ गया। अब आप देख लो, वन अकेला है, अकेला सब्जेक्ट है, तो जब आप एजेंट के रूप में दिखाएंगे तो उसे हटाएंगे, तो आप यहीं हटा दो वन को, तो जैसे ही वन हटेगा तो उसका जो पजेसिव एडजेक्टिव है वंस, वो भी हट जाएगा। अब बचा क्या, सिंपल हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ले आओ, ये पेरेंट्स हो गया, मॉडल योगी तो आ गया। आपको पता है मॉडल के बाद जब वर्ब फर्स्ट होती है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो बी प्लस वर्ब थर्ड ही कर देते हैं, बी सर्व्ड, बस खत्म, सेंटेंस कंप्लीट। अब मैं एक नेगेटिव का बना के देता हूं आपको, तो देखो नेगेटिव देखिए, जैसे कि नोबडी स्पीक्स द ट्रुथ हेयर, कि यहां कोई सच नहीं बोलता है, सिंपल सा है कि यहां कोई कभी सच नहीं बोलता है। तो अब मुझे इसे पैसिव बनाना है, तो देखिए द ट्रुथ, TRUTH, द ट्रुथ। अब स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसी ऐसे, तो मुझे इज स्पोकन करना पड़ेगा और हेयर लिख देना। अब आप अगर इस तरह का सेंटेंस बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ये सेंटेंस नेगेटिव था कि कोई यहाँ सच नहीं बोलता, आपने बोल दिया कि सच बोला जाता है यहाँ, तो ये तो अर्थ ही बदल गया, मीनिंग ही बदल गया। तो इस स्थिति में आप जब नोबडी को हटाते हो तो इसके नॉट को यहाँ पर, यहाँ इसके बाद इसके साथ लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये आपके नन वाले रूल हुए। मुझे एक एग्जाम्पल और याद आ रहा है जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है कि वन गर्ल should take care of her beauty and character, CHARACTER, कि एक लड़की को अपनी सुंदरता और गुणों का ध्यान रखना चाहिए, परवाह करनी चाहिए। तो देखेंगे अगर मैं कहूँ कि वन गर्ल, अब आप इसको देखेंगे कि ये वन अकेला नहीं है, इसके साथ गर्ल कनेक्टेड है। अब आप इसमें से कहीं वन हटा दें, ये गलती मत करना। आप देखिए पूरा वन गर्ल है ये, अगर ये शुड से पहले गर्ल नहीं होती, वन ही होता, तो वन को हटा देते, लेकिन अब यहाँ पूरा दिखाना पड़ेगा। कैसे कि हर ब्यूटी,
अब देखो एक लड़की है तो लड़की की सुंदरता और उसका गुण वो दोनों यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर ब्यूटी एंड कैरेक्टर शुड बी टेकन केयर बाय वन गर्ल। अब आप इस सेंटेंस को थोड़ा समझिएगा। आपको पता है कि हर ब्यूटी का मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी और की ब्यूटी और गुणों का एक जो ध्यान है वो किसी एक लड़की को रखना चाहिए। लेकिन अब आपको पता है अगर गुण और जो सुंदरता है वो इसी लड़की की है तो ये निश्चित हो गई ब्यूटी और कैरेक्टर। तो उस स्थिति में हम हर की बजाय यहाँ पर दा लगा देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जो है वो वॉइस में नज़र आते हैं। आपको ये ध्यान भी रखने हैं, ये आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। अभी तो ये एग्जाम्पल आ गया था तो मैंने आपको हल्का सा बता दिया। तो आई होप कि आपको जनरल रूल जो पहला है जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने का, उसमें हमने पढ़ा नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अगर दो हों, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, या एक कॉम्प्लीमेंट उसके साथ हो, तो हम किस तरीके से अपने वॉइस को कन्वर्ट करते हैं, तो वो अब हम देखते हैं। हाँ, तो अब हमारा जो रूल नंबर सेकंड है वो देखते हैं। रूल नंबर सेकंड है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रूल क्या है कि आपको पता है कि कोई भी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, वो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स अपने साथ ले सकती है। एक तो हो सकता है लिविंग ऑब्जेक्ट और एक हो सकता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, एक तो हो सकता है लिविंग यानी कि सजीव कर्म और एक हो सकता है निर्जीव कर्म। अब हमको कैसे पता लगे कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, और ये भी ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है। लिविंग भी हम पहले लगा सकते हैं और नॉन लिविंग भी हम पहले लगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब का आप अर्थ करेंगे तो आप जब क्या का प्रश्न करेंगे और एक किसे का प्रश्न करेंगे, किसे या किसको। तो जब क्या का जो आंसर होगा यानी कि क्या मतलब व्हाट से आप प्रश्न करेंगे और किसे मतलब हुम से आप प्रश्न करेंगे, जो हुम का आंसर होगा वो तो होगा आपका लिविंग ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट का आंसर होगा वो होगा आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि क्या का जवाब देने वाला नॉन लिविंग और हुम का जवाब देने वाला यानी कि किसे का जवाब देने वाला लिविंग। जैसे कि आई टॉट यू अ लेसन, मैंने तुम्हें एक पाठ पढ़ाया। अब आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आप पूछेंगे इसका मीनिंग क्या है कि टॉट यानी होता है पढ़ाना। अब पूछो आप क्या पढ़ाया, तो आप पूरा पढ़ेंगे तो पता लगेगा ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसको मैं शॉर्ट में एनएलओ लिखूंगा, यानी कि निर्जीव कर्म। क्योंकि क्या पढ़ाया, एक लेसन पढ़ाया। किसे पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया। हुम पढ़ाया मतलब किसे पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया। तो ये हो गया आपका लिविंग ऑब्जेक्ट। तो आप ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से पहचानेंगे। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, जैसे कि शी गेव नथिंग टू मी, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। शी गेव नथिंग टू मी। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि शी गेव, उसने दिया। पूछो क्या दिया, कुछ नहीं दिया, यानी कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या का जवाब। और किसे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, तो मुझे यानी ये हो गया आपका लिविंग ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं, आप यहाँ देखा कि वर्ब के एक बार तो यहाँ पर साथ में लिविंग ऑब्जेक्ट और बाद में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर वर्ब के साथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट था। अब पहचानना तो हो गया इसका क्लियर। अब देखेंगे हम कि अब इसको बनाएंगे कैसे। तो ये एक रूल है कि आप चाहे लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाएं या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, आप पैसिव वॉइस दोनों से बना सकते हैं। और बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो आप वर्ब थर्ड के बाद लिखेंगे। जैसे कि मैं बात करूं इनको रफ करके थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की, देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि सुमन रॉट ए लेटर टू मी, सुमन ने मुझे एक पत्र लिखा। तो आपको पता है कि बोलो एक पत्र क्या होगा कि एक ये लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, और किसे, मुझे, लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। और नियम क्या है हमारा कि हम किसी से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बना के देखते हैं। तो अ लेटर वॉज रिटन टू
मी बाय सुमन। और अगर हम इसको लिविंग ऑब्जेक्ट से बना के देखते हैं तो वो ये है कि आए, मी को आए। अब जैसे आप लिविंग ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आए तो ये प्रपोजिशन टू हट जाएगी। तो कौन कौन सी प्रपोजिशन हटती है? केवल टू हटती है और फोर हटती है, इसके अलावा कोई और नहीं हटती। ठीक है, तो देखो मी को आप यहाँ लेके आए तो क्या हो गया? आई वॉज रिटन, आई वॉज रिटन अ लेटर बाय सुमन। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो मेरा बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट था, पहले ये बचा था तो मैंने इसको यों की तो लिख दिया, और जो ये बचा था तो मैंने इसको यों की तो लिख दिया। अब आपको एक रूल इसमें याद रखना है, एक नोट इसमें याद रखना है, वो ये है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को तो पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड के बाद डायरेक्ट लिख देते हैं, ये रहा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। इसीलिए इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, याद रखने के लिए। याद रखने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट लिख देंगे, वर्ब थर्ड के बाद डायरेक्ट। और अब बात करें अगर हम लिविंग ऑब्जेक्ट की, तो लिविंग ऑब्जेक्ट का हम नाम देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट रहेगा। कैसे इनडायरेक्ट कैसे रहेगा देखेंगे। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा डियर फ्रेंड्स कि इस वर्ब के बाद और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रपोजिशन आई होगी, देख लीजिए, है ना। तो ये इनडायरेक्ट इस तरह से रहेगी। जैसे कि मैंने कहा कि रोहित गेव मी अ फ्लावर, रोहित ने मुझे एक फूल दिया। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले तो हम इससे बनाते हैं, तो आई वॉज गिवन, बचा हुआ कर्म कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट, निर्जीव है, अ फ्लावर, तो डायरेक्ट लिख दो अ फ्लावर। इसके बाद आएगा बाई रोहित। अब इसको हम बनाते हैं अ फ्लावर से, अ फ्लावर बनाया, अ फ्लावर। अ फ्लावर के बाद हमने लगाया वॉज गिवन, लगा दिया। अब अपने पास बचा हुआ कौन सा है, इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट कैसे आ सकता है, वो तो टू लग के आएगा, टू मी। फिर अपन इसको लिखेंगे बाय रोहित। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आपको लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिखने हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने हैं। ये एग्जांपल्स के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। देखिए कि जब भी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब पैसिव की वर्ब थर्ड या पैसिव में वर्ब थर्ड के बाद जब हम लिखते हैं, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो आपको यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रपोजिशन लगानी होती है, वो आपने देखी टू लगाई थी, और आपको एक और प्रपोजिशन लगानी पड़ सकती है, वो है फोर। टू और फोर कब कब लगानी पड़ेगी? टू तो एक्चुअली ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में लगती है, लेकिन फोर की मैं बात करूँ तो फोर ऐसे लगती है, देखिए कि अगर जो वर्ब थर्ड है आपकी वो ब्रॉट हुई, ब्रॉट यानी लाया, बॉट हुई, सोल्ड हुई, प्रिपेयर्ड हुई या परचेज्ड हुई, प्रिपेयर्ड, परचेज्ड और पेड, अगर ये वर्ब्स होंगी तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, आपको फोर लगाना पड़ेगा। जैसे ही पेड मी नथिंग, ही पेड मी नथिंग, ये एग्जाम्पल देना हमको। तो हम आप अब बनाते हैं हम इसे नथिंग से, तो नथिंग अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता तो हम इसे हटा देते, एजेंट नहीं बनाते, लेकिन पैसिव वॉइस से हम इसको अब सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो नथिंग पेड सेकेंड फॉर्म है, वॉज पेड। अब यहाँ आएगा टू मी लगाएं या फोर मी लगाएं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो फोर मी, नथिंग वॉज पेड फॉर मी बाई हिम। ये इस तरीके से आपका ये बनेगा। जैसे मैंने कहा कि सुमन सोल्ड मी अ सूटकेस, अ सूटकेस, तो अब इसको बनाइए, देखिए अ सूटकेस वॉज सोल्ड, अब बताओ टू मी या फॉर मी, सोल्ड फॉर मी बाय सुमन। तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको दो ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में यूज करने हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है जो आपको बड़े विशेष तौर से ध्यान रखना है। वो नोट कुछ इस तरीके से है, देखिए वो नोट कुछ इस तरीके से कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए तो उसे भी आप लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे सर, पता कैसे लगेगा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है? दरअसल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट की पहचान दी जाती है, मतलब ये वाली जो चीज़ होगी वो ऑब्जेक्ट की ही पहचान होगी। जैसे देखो
कि सुमित कॉल्ड मी अ फूल, सुमित ने मुझे एक मूर्ख पुकारा। अब मूर्ख कौन है यहाँ पर? मैं, यानी कि सुमित ने मुझे पुकारा, क्या मूर्ख पुकारा। जैसे कि शी मेड हिम अ कैप्टन, शी मेड हिम अ कैप्टन, शी मेड हिम कैप्टन, उसने उसे कैप्टन बनाया। तो कैप्टन कौन है? हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं शॉर्ट में ओसी लिख रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आप क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कुछ नहीं प्रॉब्लमेटिक या उसको कुछ भी नहीं करेंगे, वो जहां है वहीं रहने देंगे और बाकी का हम पूरा कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो मी को हम यहाँ लेके आए, आई वॉज कॉल्ड, बचा हुआ है आपका फूल, आप उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखना, मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम वर्ब थर्ड के बाद लिख देते हैं। पैसिव वॉइस में हम वर्ब थर्ड के बाद किसको लिख देते हैं? ओसी को, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। तो लिख दिया हमने, बाय सुमित यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें है शी मेड हिम कैप्टन, तो ऐसे इसमें लेंगे हम कि कैप्टन, कैप्टन, अगर आप कैप्टन से बनाते हो कि कैप्टन वॉज मेड हिम, इस तरीके से बनाते हो तो वो गलत होगा। आपको बनाना पड़ेगा हिम से कि ही वॉज मेड कैप्टन, ही वॉज मेड कैप्टन बाई हर। ये कुछ एग्जाम्पल रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आप ध्यान देना। देखिए, जैसे कि अगर एक्टिव में वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन रहती है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन, तो वह प्रपोजिशन उसी वर्ब के साथ यानी कि उसी थर्ड फॉर्म के साथ चली जाती है। और अगर बाई के अलावा पैसिव वॉइस में भी कोई प्रपोजिशन हो वर्ब थर्ड के साथ, तो वो एक्टिव वॉइस में उसी वर्ब के साथ चली जाती है। जैसे कि देखो कि दीज पपीज, PUPPIES, वर ब्रॉट अप बाय माई सन। ये एग्जाम्पल है। अब आप इसे देखेंगे कि ये पिल्ले जो हैं वो मेरे बेटे के द्वारा पाले गए थे। ये पैसिव वॉइस का है, आप आसानी से समझ गए होंगे। एजेएमआर बाजवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट में बने पहली वीडियो में मैंने ये बता दिया था। अब आपको पता है आप एजेंट है, ये रहा बाई माई सन, इसको हटाएंगे आप बाई को, तो माई सन को इधर लेके आएंगे, माई सन, और बाजवर को आप इसमें मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, और फिर आ जाएगा ये अप। अब ये अप जो है, देखिए बाई के अलावा एक और प्रपोजिशन थी, वो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ थी, जो मैंने यहाँ की यहाँ लिख दी है। बाकी का बचा कौन? दीज पपीज। बस सिंपल सा एग्जांपल था। इसके अलावा और देखिएगा, इसके अलावा और देखिएगा कि सुमित या सुमरत, सुमरत कट डाउन माई डाइट। हाँ, तो देखिए सुमरत कट डाउन माई डाइट, तो देखिए सुमरत ने मेरी जो खुराक थी वो कम कर दी, मेरा आहार कम कर दिया, तो ऐसे लिखेंगे माई डाइट DIET वॉज। अब ये कट के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन है डाउन, उसको यूँ की तो लिखेंगे कट डाउन बाई सुमरत। हम डाउन को हटाएंगे नहीं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको मैंने अभी तक जो पढ़ाया है उसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और इसके अलावा एक वर्ब के साथ प्रपोजिशन को किस तरीके से रिप्लेस करना है और ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट को कैसे सेट करना है। देखो, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जनरल रूल की। वो नेक्स्ट जनरल रूल क्या है कि जब हम एक्टिव की कुछ वर्ब्स को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में एक्टिव की जो वर्ब्स हैं उसको हम पैसिव में जब पार्टिसिपल वर्ब बनाते हैं, वर्ब थर्ड बनाते हैं, तो कुछ चेंज होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं कि जो एजेंट है ना आपका एजेंट, उससे पहले हम हर बार अभी तक क्या लगा रहे थे? बाई। लेकिन कभी कभी ये बाई के अलावा कुछ और अदर प्रपोजिशंस भी आ जाती हैं। जैसे कि अगर मानो वो पैसिव की वर्ब जो है नोन हो या फिर ऑब्लाइज्ड आ रही हो, तो वहाँ लग जाएगा टू,
जैसे मैं आपको पहले की एग्जांपल समझा देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। नोन यानी होता है परिचित होना या आभारी होना। जैसे देखो, मैंने कहा शी नोज मी, सिंपल से एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल दिया है मैंने। तो अब इसको बनाएंगे तो आई वाज, और वॉज के बाद नोन टू, शी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, हर। अब यहाँ पर हमने जब शी को एजेंट बनाया तो बाई नहीं लगाया, यहाँ पर हमने क्या लगाया, हर, क्योंकि नोन के साथ क्या आएगा, टू। ऐसी ओबलाइज्ड के साथ आएगा। तो सेम कुछ ऐसी वर्ब्स आपको मैं बताने वाला हूँ जिनके साथ जो प्रपोजिशन है वो बदल जाती है। तो वो देखो कि एक तो नोन और ओबलाइज्ड के साथ क्या बनना है, टू आना है। अब देखो और एग्जांपल्स हैं, जैसे वरिड के साथ WORRIED, वरिड के साथ आएगा अबाउट। और अबाउट कब आएगा, जब आपका जो एजेंट है वो नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग यानी कि एजेंट लिविंग ना होना चाहिए। अगर लिविंग हुआ तो फिर बाई आएगा। जैसे सुमित वरीज मी, सुमित मुझे चिंतित करता है, वरीज मी। तो मैं कहूँगा कि आई वॉज वरिड बाई, मुझे चिंतित किया गया किसके द्वारा, बाई सुमित। और अगर ये एग्जाम्पल इस तरीके से होता कि योर एटीट्यूड, तुम्हारा जो व्यवहार है, एटीट्यूड वरीज मी, तुम्हारा व्यवहार मुझे चिंतित करता है, तो आप लिखेंगे कि आई वॉज वरिड अबाउट योर एटीट्यूड, अबाउट योर एटीट्यूड। कुछ समझ में आया डियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से कुछ और मैं आपको बताने वाला हूं, आप उन्हें सिर्फ लिखेंगे, नोट करेंगे, और एक्सरसाइज में मैं आपको उन एग्जांपल्स को दूंगा तो आप उन्हें करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप इसे समझ गए होंगे किस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है, एजेंट में किस तरीके से प्रपोजिशन बदलेगी। तो और देखिएगा, आपको इंटरेस्टेड के साथ INTERESTED, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ आपको इन लगाना है यदि आपका नॉन लिविंग एजेंट हो, नॉन लिविंग एजेंट हो। समझ में आ गया? इसके बाद आपको सेटिस्फाइड के साथ विथ लगाना है यदि आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो। आप इसी तरीके से आपको अलार्म्ड, ALARMED, इसी तरीके से आपको सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, वॉन्डर्ड, डिसअपॉइंटेड आदि वर्ब्स के साथ एट लगाना है यदि नॉन लिविंग एजेंट हो तो। ठीक है, और मैं ऊपर लिख देता हूं यहां, और देखिएगा कि चार्म्ड, CHARMED, चार्म्ड के साथ यानी आकर्षित होने के साथ भी विद लगाना है यदि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो तो। ठीक है, अनॉयड, अनॉयड एडजेक्टिव फॉर्म में आता है, रहने दीजिएगा। अगर हम बात करें प्लीज्ड और डिस्प्लीज्ड की, प्लीज्ड और डिस्प्लीज्ड, तो इसमें भी आप एट लगाएंगे। जब अगर नॉन लिविंग एजेंट होगा तो। मुझे लगता है आपको बस इतने ही याद रखने हैं, इसके अलावा और ज़्यादा याद नहीं रखने हैं। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो ये आज हमारे जनरल रूल्स जो किससे रिलेटेड थे, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड थे, वो खत्म हुए हैं। हमारी अगली क्लास जो होगी वो इंटेरोगेटिव के जनरल रूल्स किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम शॉर्ट में समझते हैं। तो आज के लिए हमने जो जनरल रूल्स पढ़े थे वो किसके थे, असर्टिव के थे। अगली वीडियो में हम इंटेरोगेटिव के जनरल रूल्स पढ़ेंगे। और डियर फ्रेंड्स, आप इन्हें बार बार पढ़ें, समझें, और मैं इनकी कुछ एक्सरसाइजेज आपको दूंगा, उन्हें करें। ओके, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।